जैसे मैंने कहा कि कोई भी नया मुल्क जब आप जाते हैं वहाँ पे एक नई दुनिया होती है आपके लिए। सुख का सांस कब आया? सुख का सांस देखें, मैं समझता हूँ सुख का सांस इस वक्त हम 3 मुल्कों से ऑपरेट कर रहे हैं और अभी हम पाकिस्तान में भी ऑफिस बनाया है जो एक कस्टमर से दूसरा, दूसरे से तीसरा और इस तरह फिर आप लोगों को आगे कनेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी फर्म बनाने का कब सोचा? कौन से हालात थे, क्या तालीम थी और कैसे दाखिला हुआ, कैसे गए? देखिए जी, ये एक कहानी है, पूरी एक स्टोरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खालिद इरशाद सूफ़ी और आज मेरे पॉडकास्ट में मेहमान शख्सियत हैं जनाब आसिम यूसुफ। आसिम यूसुफ साहब बरतानिया में मुकीम कारोबारी शख्सियत हैं। 2 दहाइयाँ पहले बरतानिया में तालीम के लिए गए थे। तालीम के बाद वहीं करियर का आगाज़ किया और आज वहाँ एक बहुत बड़ी बरतानिया की बल्कि सबसे बड़ी जो लॉजिस्टिक्स की कंपनी है वो चला रहे हैं। इसके अलावा 3 और बिजनेसेस हैं जिसमें इनके शेयर हैं। मजमूई तौर पर आज इनके बिजनेसेस का ये आलम है कि सालाना 25 मिलियन पाउंड का टर्नओवर है। माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ी ख़तीर रकम बनती है। आसिम यूसुफ साहब सिर्फ बिज़नेस ही नहीं कर रहे बल्कि वहाँ कारोबारी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको फ़रोग़ देने में, उनमें बाहमी एक रिलेशन को डेवलप करने में भी बहुत सरगर्म है। इन दिनों आप सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल बिज़नेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन जो कि पाकिस्तानियों की तंजीम है। इसके साथ साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं पाक यूके चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, इतनी इज़्ज़त दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। आसिम साहब, बात शुरू करेंगे बरतानिया जो है वो जाना कैसे हुआ, वो कौन से हालात थे, क्या तालीम थी और कैसे दाखिला हुआ, कैसे गए? देखिए जी, ये एक कहानी है, पूरी एक स्टोरी है कि एजुकेशन के लिए मैं पाकिस्तान से यूके गया था उस वक़्त। वी टॉकिंग अबाउट 2002 और एक बच्चा था जो 22-23 साल का, जो वहाँ से निकला और उसको कुछ करना था। बहुत सारे ख्वाब थे आंखों में, उनको पूरा करना था और कुछ बनना था बेसिकली। तो निकले पाकिस्तान से, फ़िक्र मौश की तलाश में निकले यहाँ से। एजुकेशन ली वहाँ पे जो है वो MBA इन मार्केटिंग और उसी के दरमियान ही फिर मुझे जॉब मिल गई वहाँ पे और शिपिंग और लॉजिस्टिक की और वहीं से फिर इसके अपने जो है जॉब को कैरी किया वहाँ से। और उस जॉब के दौरान बहुत सारे मुश्किल हालात भी आए। जैसा कि आप जानते हैं, जब आप नए मुल्क में जाते हैं तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी दोस्तियाँ यारियाँ वाला एक इंसान वहाँ गया तो बिल्कुल तन्हा था और कभी ऐसे होता था कि बैठ के वहाँ रोते थे कि यार किससे बात करें। तो फिर वापस घर वालों को फ़ोन करते थे, कोई दोस्त नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी जिसमें आप बहुत उदास भी होते हैं, अपने घर वालों को याद करते हैं, बीमार हैं, कुछ है। तो वो एक बहुत तकलीफ़ देह अमल होता है जब आप अपने प्यारों को जब देखते हैं कि कोई है नहीं यहाँ पे। तो वो एक बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर उस पर करम नवाजी की और आज माशाल्लाह यूके की क्या यूरोप की हर शहर में जानने वाले हैं। और उस वक्त लंदन में कोई जानने वाला नहीं था। हम सोचते थे सुबह उठ के यार किससे मिले जाके, किसके पास जाएँ, तो इवेंचुअली फिर किसी को पाकिस्तान में फ़ोन करना पड़ता था। यानी ये जो 23 साल का आपका सफ़र है, एक गुमनामी से आज आपकी पहचान और शोहरत जो है यूरोप में भी है और बरतानिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या हालात थे जब आप गए और जॉब्स करना पड़ी? अब मैं करियर पे आपसे सवाल रख रहा हूँ। देखिए जी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी नया मुल्क जब आप जाते हैं वहाँ पे एक नई दुनिया होती है आपके लिए। तो बिल्कुल और जॉब्स की जो डिफरेंट आवर्स से मेरी जॉब थी, मैंने मैकडॉनल्ड में जॉब की। मेरी जॉब शाम 5 से लेकर सुबह 7 तक होती थी। तो पूरी रात आप समझते हैं कि जॉब करना। फिर डिफरेंट जगहों पे भी आपने और जॉब्स की। पहले तो जॉब मिली बड़ी मुश्किल से क्योंकि वो जानने वाला था नहीं वहाँ पे। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान में एक मुतवस्सित घराने एक नॉर्मल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो वालिद हैं, एक मैं मज़दूर का बेटा हूँ, तो मुझे इस पे कहने में कोई आड़ नहीं है कि मैं एक हलाल रोज़ी हमारे वालिद ने हमें खिलाई और हलाल रोज़ी की वजह से आज अगर अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है। तो बात ये कि जब वहाँ गए तो वो एक नया शहर था, वहाँ पे और जॉब्स भी की, वहाँ मैकडॉनल्ड पे भी काम किया, वहाँ पे बाथरूम भी साफ़ किए
और मतलब जो भी आपको जॉब मिलती, देखिए पहले तो जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती वहाँ पे, आपकी कोई जानने वाला, जैसे मैंने कहा कोई नहीं था वहाँ पे। फिर जब जॉब मिली तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें आपने काम शुरू किया, फिर अपनी फील्ड में गए। तो मतलब बड़ा एक मुश्किल हालात थे जॉब के हवाले से। फिर जान पहचान जैसे कहा कोई नहीं थी, गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो जिसने जो कहा जैसे कहा उसके पीछे चल पड़े। पता लगा बाद में यार ये तो गलत था। तो वो बहुत देखिए नॉर्मली अब जो लोग अब आज वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अब कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो आज से अगर आप 20-22 साल पहले जाए तो कम्युनिटी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो आपको अब आज कोई ना कोई जानने वाला मिल जाता है जिससे आप कुछ ना कुछ गाइडेंस ले लेते हैं। जैसे आज चैलेंज हैं कि जॉब के बाद वर्क वीज़ा मिलना मुश्किल है, जॉब मिलेगी तो वो वर्क परमिट मिलेगा, उस दौर में भी ऐसा था? देखिए हालात हमेशा से जो है वो चैलेंजेस रहे हैं, बट हर दौर के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं। आज के दौर में भी चैलेंजेस है लेकिन थोड़े डिफरेंट हैं, उस वक्त भी चैलेंजेस थे लेकिन डिफरेंट थे। तो हर दौर में स्ट्रगल इंसान को करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ता है, लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चैलेंजेस तो हमेशा रहे हैं, हर दौर में रहे हैं, और आने वाले वक्त भी जो लोग जाएंगे उनको डिफरेंट चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल चैलेंजेस थे। सुख का सांस कब आया? सुख का सांस देखें, मैं समझता हूँ सुख का सांस तो असल में जब पहली जॉब मुझे मिली, मुझे पहली जॉब 6 महीने के बाद मिली, और 6 महीने मैंने बड़े मुश्किल काटे, और फाइनेंशियली भी आप समझते हैं कि 6 महीने वहाँ पर गुजारा करना कितना मुश्किल है। और जब पहली जॉब मिली तो थोड़ा सा सुख का सांस आया। लेकिन फिर जब मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया असल में, तो मुझे उस वक़्त ज़्यादा फील हुआ कि हाँ यार अब कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे। लॉजिस्टिक्स में ये बाई चांस आप चले गए, आप कर तो MBA रहे थे, कोई भी बिजनेस खैर अपने मार्केटिंग या सेल्स में कहीं भी जाना था ये अपना, तो ये बाई चांस आपको जॉब मिली? देखिए मेरा कुछ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था लॉजिस्टिक्स के अंदर। पाकिस्तान में भी मैं पार्ट टाइम जॉब करता था यहाँ पे अपनी स्टडी के साथ साथ। तो यहाँ से जब फिर मैं वहाँ गया तो कुछ कॉन्टेक्ट्स थे, उनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश की, फिर उनको फॉलोअप करते रहे काफ़ी अर्सा। पहली जो जॉब थी आपकी वो क्या थी और कितने माहवार? देखिए पहली जो मैंने जॉब मुझे मिली थी वो एक जो मैकडॉनल्ड जो बर्गर शॉप थी हमारे इलाके में, वो एक वहाँ पे मुझे जॉब मिली। और मुझे वीक के जो है बेसिकली कोई 100 पाउंड वीक के मिलते थे। वो भी मुझे जॉब से 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन की जॉब थी, और वो रात की आपकी शिफ्ट होती थी। बिकॉज दिन में तो सब लोग काम करते, रात की जॉब ज़रा मुश्किल होती है बिकॉज ऑफ वेदर। आपको पता है वहाँ पे कितना सख्त वेदर है, सर्दी, और उस शदीद सर्दी में लोग कम रात की जॉब करते हैं। तो मुझे क्योंकि जॉब की ज़रूरत थी तो मैंने कहा जी मैं कर लूँगा रात की जॉब। तो रात की जॉब हमने की वहाँ पे फिर, और बहुत थोड़े से पैसे मिलते थे उससे, तो आपका किराया भी पूरा नहीं होता था, बट यह कि चले कुछ सिस्टम चल गया उससे। अच्छा ठीक है। और ये जो लॉजिस्टिक्स की आपको जॉब मिली, इसमें आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी? देखिए जी मेरा जो ज़िम्मेदारी थी जब मुझे मिली, तो उन्होंने मुझे इंडिया और पाकिस्तान, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पाकिस्तान से था, तो पाकिस्तान की मार्केट को डेवलप करना, क्योंकि जो हमारी कंपनी थी उनका पाकिस्तान में इतना ज़्यादा बिज़नेस नहीं था। तो मुझे उन्होंने रखा कि पाकिस्तान के बिज़नेस को डेवलप किया जाए। तो फिर पाकिस्तान के बिज़नेस के साथ साथ मैंने फिर पाकिस्तान के अलावा चाइना का बिज़नेस डेवलप किया, इंडिया का बिज़नेस डेवलप किया। यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनका जो सप्लाई आती थी, जो उनका सामान आता था, उसके आपने उनको लॉजिस्टिक्स की सर्विसेज सेल की? जी बिल्कुल, उनको लॉजिस्टिक की सर्विसेज, जैसे कोई कंपनी अगर इंपोर्ट करती है यूके के अंदर या यूके से एक्सपोर्ट करती है आउट ऑफ यूके, तो उनको हम सर्विसेज देते हैं। कोई आपने कोई डिफरेंट कोई ऐसा बात जो नए सुनने वाले कर सके, जब आपको जॉब मिली तो आपने बिज़नेस बढ़ाने के लिए क्या क्या उस दौर में तरीक़ाकार इख्तियार किए? देखिए जी आपकी होती है मेन चीज़ मार्केटिंग, कनेक्टिंग विद पीपल, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों को रीच आउट करना, उनको अपनी सर्विसेज को सेल करना। और मेनली देखिए इसमें कोई भी चीज़ आपके उस पर लगन जो है वो बड़ी ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन बड़ी ज़रूरी है, और सेल्फ मोटिवेशन, आपको ख़ुद को मोटिवेट रखना बड़ा ज़रूरी होता है। बिकॉज देखें आप जब जाते हैं किसी जगह पे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी समटाइम होता है, क्योंकि आपको होता नहीं है। तो अपने आप को मोटिवेट रखना सो यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो वो मैं समझता हूँ एक बड़ा चैलेंज रहा शुरू के अंदर। नए दोस्त आपको बनाने पड़ते हैं, फिर अच्छे दोस्त मिलते हैं, फिर बुरे दोस्त मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत कुछ सीखा। तो ये जो एक सफ़र होता है किसी मुल्क में बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें जब हमने किया तो मेनली लोगों को कनेक्ट किया अपने साथ, उनको रीच आउट किया, उनसे फिर बिज़नेस को लेना शुरू कर दिया उनके साथ। क्योंकि अब तो देखें ना, इंटरनेट है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे, लिंक्डइन है बहुत बड़ा,
तो उस दौर में तो ये सारे चैनल्स नहीं थे, बिल्कुल। तो कि आपको फ़ोन्स पे और डायरेक्टरियों पे ही देख के कोई देखिए उसमें फिर देखें हमने जो मेनली तो जैसे कोई जान पहचान वाले लोग हैं उनके थ्रू कनेक्ट किया यार, अपने किसी बंदे से मेरा कांटेक्ट रहा, उनसे एक क्लाइंट से अगला क्लाइंट, एक क्लाइंट से दूसरा। और हमारी जो 90% कंपनी की अभी भी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं, यानी एक कस्टमर से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इस तरह फिर आप लोगों को आगे कनेक्ट करते हैं। तो आपने अपनी फर्म बनाने का कब सोचा, कितने साल मुलाजमत के बाद सोचा? देखिए मैंने को 8 साल वहाँ पे जॉब की, और फिर कुछ कंपनी के अंदर डिसीजन ऐसे हुए कि मुझे फील हुआ कि आई कैन नॉट सी माई सेल्फ ग्रोइंग इन दिस कंपनी, और मुझे लगा कि नहीं यार, अब अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने फिर एक उस वक्त मैं एक पीक पे था उस वक्त उस कंपनी में, जब मैंने इस जॉब को छोड़ा, और मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम पागल हो गए, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के अब तुम यहाँ पे सेटल हो गए हो। एक अच्छे सैलरी थी उस वक्त? उस वक्त अगर मैं उस वक्त तो मेरी 100K मतलब £1,00,000 साल का मुझे मिलता था, जो कि एक बहुत अच्छी अमाउंट थी, और लोग कंपनी कार थी मेरे पास, फॉरेन ट्रिप्स है मेरे पास। तो मुझे लोगों ने कहा यार तुम इतनी अच्छी जॉब छोड़ के और तुम जो है वो जो है बाहर जॉब छोड़ के अपना काम, तो हाउ कुड यू डू दैट? तो इट वाज अ बिग डिसीजन फॉर मी, और बड़ा एक बोल्ड डिसीजन था मैं समझता हूँ मेरे लिए इस वक्त। इसकी बेस क्या थी? देखिए बेस हमेशा देखिए आपको देखिए मैं काम कोई भी आप इंसान जब दिल से काम करते हैं ना, तो आप यू पुट ऑल योर हार्ट्स एंड सोल इनटू इट। तो मैंने अपनी पूरी मेहनत से काम किया। फिर कुछ मेरी जो जिस चीज़ का मैं इंचार्ज था, मुझे इंचार्ज बनाया, मुझे उसमें कुछ ऐसे डिसीजन लिए गए जिसमें मुझे शामिल एक पार्शली किया गया। तो मैंने समझा कि यार अगर देखें आप इतना काम कर रहे हैं, यू पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू द जॉब, एंड इवेंचुअली आपको अगर फील हो कि नहीं यार आप जो है ना बेसिकली यू नो द ओनर ऑफ द कंपनी, इवेंचुअली आप एक एम्प्लॉई हैं, तो वाई नॉट। और फिर एक अच्छे कॉन्टेक्ट थे आपके पास, तो आई थॉट कि नहीं यार ये राइट टाइम है। कुछ अपने दोस्तों से मशवरा किया, अपनी वालदा से मशवरा किया, तो उन्होंने कहा बेटा देखो तुम खुद समझदार हो, लेकिन देख लो इतनी अच्छी जॉब है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिन लोगों से भी मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं यार राइट टाइम है, करो। तो किस नाम से फर्म पहली बनाई आप? हमने अपनी कंपनी यही बनाई थी FMC लॉजिस्टिक्स के नाम से, FMC लॉजिस्टिक्स UK लिमिटेड, और इसके साथ हमने एक इम्पोर्टिंग कंपनी बनाई थी टॉप स्टार मार्केटिंग के नाम से। तो वहाँ से फिर शुरू किया, और देन उसके बाद फिर रेस्ट इज़ ऑल हिस्ट्री। अच्छा, ये उसके बाद ये जो फर्म बनाई, इसको फ़रोग देने के लिए आपने कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स या ऐसे एक्शंस और ऐसे SOPs हैं जिनको फॉलो किया कि आपकी कंपनी बहुत ग्रो कर गई सिर्फ ये 15-1 साल? देखिए हमने बेसिकली सबसे पहली बात है कस्टमर सर्विसेज के ऊपर हमने फोकस रखा कि कस्टमर इज़ एवरीथिंग। देखिए जब अगर आप अपने कस्टमर्स को आप जो है सर्विसेज देंगे, उनका एतमाद जीतेंगे, और देखिए इसके लिए समटाइम आपको आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ता है, आपको कस्टमर के लिए दिन नहीं देखा। नॉर्मली UK की जो एक होती थी 5 बजे के बाद लोग फ़ोन बंद, अब कोई कस्टमर का फ़ोन नहीं सुनता, और आपकी जॉब है 5 बजे ख़त्म हो गई, सैटरडे संडे छुट्टी है जी, मेरे फैमिली का टाइम है, इस तरह की चीज़ें। तो हमने इससे एक डिफरेंट सोच लोगों को दी कि जी आप कॉल करें 5:30 भी, 6 o'clock भी हम उनका फ़ोन सुन लेते हैं। वीकेंड्स पे भी अगर किसी को कोई मसला आता था तो हमने एक डिफरेंट ट्रेंड लोगों को दिया कि यार एक कस्टमर सर्विसेज जैसे एक होती है कि यार आपको आफ्टर आवर वर्किंग आवर भी आपके को मसाइल अगर हैं, तो हम उसको विद इन जो हमारी एक कैपेबिलिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू दी कंट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हमने फिर उसको सॉल्व किया। और बेसिकली जो हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द कस्टमर्स, जो कस्टमर के मसाइल हैं उनको हमने हल करने की कोशिश की, और वहीं से उनको हमने जो अपनी टैगलाइन बनाई कि अगर आपका कोई इश्यू है तो वी आर देयर फॉर यू, बल्कि हमारी जो कंपनी का स्लोगन है वो भी है कि ऑलवेज देयर फॉर यू। वाह, ऑलवेज देयर फॉर यू, ये मेन आपकी कामयाबी की जो है असास है या फाउंडेशन है। अच्छा सर, अभी इस वक्त आपकी जो लॉजिस्टिक्स वाली फर्म है, इसके ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हैं? देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऑफिस जैसे UK में, वी आर UK बेस्ड कंपनी, हम UK में हैं, प्लस अभी हमारा दुबई में एक ऑफिस है, और एक हमारा जो ऑफिस है वो US के अंदर है। तो इस वक्त हम 3 मुल्कों से ऑपरेट कर रहे हैं, और अभी हम पाकिस्तान में भी ऑफिस बनाया है जिसमें हमारा यहाँ पे जो है ऑपरेशनली चीज़ें जो हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा बेसिक हमारे 4 मुल्कों में इस वक्त ऑफिस हैं जिनको हम चला रहे हैं। और ये ज़्यादा आपके जो है बाय सी है?
जी बिल्कुल, हमारा प्रोडोमिनेटली वी आर सी फ्रेट कंपनी. Having said that, we also have air freight volume as well, but we are concentrating on mainly on the sea freight business. अच्छा, इसमें भी कोई, मैं यही सवाल था कि कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज भी होती हैं, कुछ स्पेशलिटी भी होती है लॉजिस्टिक्स में भी, या जी जिसने जो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है वो हो जाएगी? देखिए, लॉजिस्टिक एक बहुत बड़ी फील्ड है, बल्कि दुनिया का जो मेजर जो ट्रेड है पूरी दुनिया का वो बाय सी होता है. बड़ा थोड़ा सा एक जो है अर्जेंट जो गुड्स होते हैं जो उनको आप बाय एयर मूव करते हैं, बट मेनली जो मेन जो वॉल्यूम है दुनिया का वो ज़्यादा सी फ्रेट ही होता है. अगर आप आज भी दुनिया में किसी जगह ट्रेड की बात होती है या किसी जगह पे तो आपको कंटेनर्स और शिप देखने को मिलते हैं, तो मेनली तो ये सी फ्रेट ही है. इसके अलावा जो हमारी स्पेशल जो हमने एक चीज़ रखी है, हमने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे आप अमेज़ॉन कह सकते हैं या इट्सी है या ईबे है, इस पे हमने काफ़ी वर्क किया पिछले 4 साल से, या पिछले स्पेशली 5 साल से मैं कहूँगा कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी डिगिंग की है और बहुत सारे हमने इसके ऊपर काम करके हमने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. जो अमेज़ॉन पे लोग बेचना चाहते हैं, अमेज़ॉन पाकिस्तान में आया, हमने बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म फराहम किए वहाँ पे जो अपना बिज़नेस जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ से जो एसएमईज़ हैं, जो छोटे जो कारोबारी लोग हैं, उनको हमने हेल्प किया कि टू रजिस्टर द कंपनी टू द यूके, और अगर वो अमेज़ॉन पे या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने गुड्स को सेल करना चाहते हैं तो हम उनको हेल्प करते हैं टू सेट अप अ कंपनी, टू ओपनिंग अ बैंक अकाउंट, टू हैविंग द गुड्स स्टोर्ड इन द यूके. और उसमें तमाम जो सर्विसेज हैं, तो यू जस्ट हैव टू हैव अ प्रोडक्ट और बाकी विल डू द रेस्ट. हम आपकी ब्रांडिंग भी करते हैं हम आपकी, तो ये एक एडिशनल सर्विसेज हैं जो कि अनलाइक एक फ्रेट कंपनी या जो लॉजिस्टिक कंपनी है, इससे हट के हमने बेसिकली ये सर्विसेज लोगों को ये दे रहे हैं. ओके, ठीक है. अच्छा, ये बताइए, ये जो लॉजिस्टिक्स फर्म्स हैं जैसे आपकी है, तो आपके अपने शिप होते हैं या कंटेनर्स ही महज अपने होते हैं? क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स होता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें आपके लॉजिस्टिक कंपनीज भी होती हैं जिसके खाली आप उनको जो जिसको हम फ्रेट फॉरवर्डर्स भी, जिसमें आप एक जगह से लेके प्राइस आगे सेल कर दी और यू सेल द सर्विसेज. लेकिन एक उस पर ये भी होता है जिसके अपने कंटेनर भी होते हैं, हमारे अपने कंटेनर भी हैं. फिर उसका नेक्स्ट फॉर्म है कि आपके अपने जहाज़ भी होते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट. हमने कंटेनर तो ले लिए अपने, नाउ वी वर्किंग टुवर्ड्स द शिप्स. एंड हमारा दुबई ऑफिस बनाने का मकसद ये था कि वी आर हैविंग द रीजनल हेडक्वार्टर इन दुबई, फ्रॉम वेयर हम जिसको अपने जो शिप्स के ऊपर पहले हमारा जो प्लान है कि एक छोटे शिप्स जो हैं जो कराची से दुबई रूट पे चलाए जाएं, और उसके बाद फिर दुबई से जो यूके है या पाकिस्तान से यूके, जिसको हम डीप सी कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, उनमें फिर हम इसको जहाज़ों को, बड़े जहाज़ों को ऐड करें और डीप सी के ऊपर अपनी सर्विसेज को चलाएं. बिल्कुल ठीक. आसिफ साहब, ये फरमाइए कि इसके अलावा आपकी और 3 कंपनियों भी उसमें आपकी पार्टनरशिप है और शेयर्स हैं, वो क्या क्या करती हैं? देखिए जी, हमारी एक कंपनी है जिसमें हम लोग इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से जो पाकिस्तान के मेनली जो फूड स्टफ़ है, जिसमें आपके पाकिस्तान के जो बिस्किट्स हैं या आपकी जो स्पाइसेस हैं या जूसेस हैं, तो एथनिक फूड स्टफ़ जो है स्पेशली पाकिस्तान से हमारे पास 13 ब्रांड है पाकिस्तान के जिनको हम होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर यूके के अंदर. जो वहाँ मसाला जात मिल जाते हैं, जूसेस मिल जाते हैं, मशरूबात, तो वो आपकी जी जो है यहाँ से, तो वो हम लोग उसको वी आर द होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 13 पाकिस्तानी ब्रांड्स इनटू द यूके. और आगे से उसको हम खाली यूके नहीं, उसको हम फिर यूरोप में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. उसके अलावा हमारे पास एक कंपनी है जो हम लोग हेल्प करते हैं आईटी सर्विसेज के अंदर उन लोगों को जो अमेज़ॉन पे या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हैं, जिनकी यूके में प्रेजेंस नहीं है, यूके में कंपनी नहीं है, उनको हम कंपनी का नाम देते हैं, उनको कंपनी का प्लेटफॉर्म देते हैं. तो वो है. प्लस हमारे पास जैसे हमारी एक कंपनी जो कंटेनर, हमारे अपने कंटेनर हैं, तो हम आप लोगों के कंटेनर भी देते हैं और अपने खुद कंटेनर भी यूज़ भी करते हैं. तो टोटल ये हमारे पास जो है वो 4 कंपनीज़ हैं. अच्छा, माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बिज़नेस एम्पायर है, ऑब्वियसली बहुत मसरूफ़ रहते होंगे, ट्रैवल भी आपका बहुत ज़्यादा होता होगा, अमेरिका, यूरोप, फिर अभी दुबई में आपने जैसे बताया सेटअप किया है, और पाकिस्तान में भी एक बैकअप ऑफिस जो इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं. इसके बावजूद आपने तंजीम साजी और तंजीमों के लिए उन्हें चलाने में और उन्हें कामयाब करने में जो वक्त और पैसा लगता है, चलें पैसा तो बंदा दे देता है, डोनेशन है या वो एक मनी तो निकाल लेता है, लेकिन आप वक्त भी निकालते हैं, तो ये वक्त कैसे निकाल लेते हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि देखिए जब आप बाहर जाते हैं, कुछ अचीव करते हैं, तो फिर आप समझते हैं कि आपका एक फ़र्ज़ है कि आप अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए उनको कुछ, देखिए पाकिस्तान ने पहचान दी,
अब जहाँ भी जाते हैं तो हम ब्रिटिश, हम कहते हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी, जी यस। तो वो हम ब्रिटिश नहीं हुए, ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो आपके नाम के साथ पाकिस्तान जो है सारी ज़िंदगी वो लगता ही है, आप कुछ भी बन जाएं तो वो पाकिस्तान को आप चाहते हैं कि यार अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ आप ऐसा करें, कुछ उनको गिव समथिंग बैक टू देम। तो उस चीज़ को फिर मद्देनजर रखते हुए मैंने और हमारी जो तंजीम के जो चेयरमैन है रिजवान सलेरिया साहब, हमारी काफ़ी नशिस्तें हुई, बैठकें हुई, डिफरेंट हमने डिस्कस किया। कुछ 1-2 साल में डिस्कशन करने के बाद फिर मैंने तंजीम जो बनाई, इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कोऑपरेशन, इसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो इसके ऊपर फिर ऑब्वियसली हमने टाइम दिया, और नो डाउट जैसे आपने कहा टाइम बिल्कुल लगता है, और सम टाइम आपको फैमिली का टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सम टाइम आपको अपना पर्सनल जो आराम का टाइम है, आपकी नींद के जो आवर्स हैं वो बड़े कम हो जाते हैं, फिर आप पूरी नींद भी नहीं सम टाइम आपको मिलती रात को ले, क्योंकि देखें दिन में आप ऑफिस में होते हैं, शाम की मसरूफियात अलग से होती हैं, सोशल होना, लोगों से मिलना, फिर वीकेंड्स की मसरूफियात, तो ये सम टाइम बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मैं समझता दुनिया के अंदर कुछ भी आपको आसानी से नहीं मिलता, नथिंग कम्स ईजी, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू अचीव दैट। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको टाइम मैनेजमेंट से मिलती हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉपरेशन जो है आपकी IBC, तो इस ऑर्गेनाइजेशंस पर जो आपने अब तक मुख्तलिफ इवेंट्स किए हैं या कम्युनिटी के दरमियान ब्रिजिंग की कोशिश की है, कुछ उसका जिक्र अगर आप करना चाहें सीधा तो वो मैं। देखें जी, ये हमारी जो तंजीम, जैसे मैंने कहा, जो हमारे जो चेयरमैन के साथ मिलकर हमने जो डिस्कशंस होती हैं, क्योंकि हमने हमेशा समझा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है बेसिकली उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आपकी जो आवाज़ है वो हुकूमती नुमाइंदों तक पहुँचाई जा सके। देखिए जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी हैं। ये हमने बहुत सुना है, गवर्नमेंट के लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को वो ड्यू रिस्पेक्ट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को नहीं मिल सकी। और मैं समझता हूँ ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात भी कहूँगा, क्योंकि देखें आज हम IMF से पैसे मांगते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं, अमेरिका से पैसे मांगते हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मोबिलाइज़ कर लें, उनको इतना फैसिलिटेट कर दें यहाँ पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और उनकी इन्वेस्टमेंट को आप सिक्योरिटी दे सकें। देखिए मैंने खुद पर्सनली पाकिस्तान में काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की है, बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे होते हैं। आपको सबसे जो मैं समझता हूँ बड़ा एक चैलेंज होता है वो होता है यहाँ पे कि आपको पॉलिसीज़ के अंदर कंटिन्यूशन नहीं होती। आज एक गवर्नमेंट आती है, वो एक पॉलिसीज़ लेके आती है कि जी रोशन डिजिटल अकाउंट है, या अपना घर है, या फलाना है, या पढ़ा लिखा पंजाब है, या रोज़गार स्कीम है, जो पीली टैक्सी है, लेकिन हर बदलते वक्त के साथ वो पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं। 2 से 3 साल उस पर काम होता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो पॉलिसीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के अगर चैलेंजेस आप जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसमें अगर आप थोड़ी सी एश्योरिटी दे दें, और एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट आए वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ओन करे और उस पर कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। सियासी जमात की उसके ऊपर जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। अगर इस एक चीज़ को आप करें तो बहुत सारे पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा लेके आ सकते हैं। आपको किसी भी IMF की ज़रूरत नहीं है, किसी भी आपको फंडिंग की ज़रूरत नहीं, आपके अपने मुल्क के लोग आपके अंदर इतना पैसा लेके आ जाएंगे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ थी जिसको सोचते हुए हमने तंजीम बनाई कि आपकी एक सोच है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको एक मोबिलाइज़ किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करके उनकी एक आवाज़ हो जो कि फिर लोग सुने। और आवाज़ हम उठा रहे हैं, बिल्कुल उठाते रहते हैं। डिफरेंट पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स वहाँ पे आते हैं, UK के अंदर डिफरेंट मकातब फ़िक्र के लोग हमारे तंजीम में आते हैं, उनको हम बिल्कुल अपना जो हमारे एजेंडाज़ उन पर बताते भी हैं। और वो है कि हम तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे। दुआ है जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादाबाद रखे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप जैसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहते हैं, अल्लाह आपके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। आसिम यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका।